यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। इससे पहले की क्लासेस में हमने अगस्त 2025 तक के जो करंट अफेयर थे इनको कवर कर लिया था और एवरी संडे 12 o'clock पर यानी कि दोपहर 12 बजे मैं आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आता हूं। ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है जो भी 2026 में अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम अटेंड कर रहे हैं। साथ में एक और बात याद रखिएगा कि तमाम प्रकार के स्टेट पीसीएस जैसे कि हरियाणा पीसीएस की यदि हम बात करें, पंजाब पीसीएस की बात करें, हिमाचल प्रदेश पीसीएस की यदि मैं बात करता हूं तो अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी ये उतनी ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है जितनी कि यूपीएससी के लिए। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सीरीज को अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। इसके जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कहां पर? तो आगे आने वाले जो वीडियो हैं यानी कि सेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज के करंट अफेयर के 3 मेजर टॉपिक हैं जिसमें सबसे पहले हम रॉजर हेड टर्टल के बारे में जानेंगे जिसका डायरेक्टली कनेक्शन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से है। सी सरफेस का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है इससे भी है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कल की एक न्यूज है। ये कल की न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड अभी वर्तमान में टैरिफ वॉर से जूझ रहा है और ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई थी यूएसए से जब 20 जनवरी 2025 को यूएसए की सत्ता में विराजमान होते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्चुअली में सीनेट के सदस्य थे। और फिर यहां से एक लड़ाई चालू होती है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर रेयर अर्थ एलिमेंट का डिस्प्यूट भी चालू होता है। यानी कि इसको लेकर भी एक वर्ल्ड में आपको संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड के कई ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और यूएस ने इन पर अपना क्लेम भी जताया था, जैसे कि लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, मैक्सिको, साथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन, ये तमाम प्रकार के क्षेत्र। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में भी हम जानेंगे जो कि वर्तमान समय का और आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बांग्लादेश डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, नेपाल डिस्प्यूट के बारे में हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में यदि आप द हिंदू का सेशन अटेंड करते हैं तो। यहां पर इसके बारे में जानेंगे कि यहां पर एक्चुअली में जेनजी का क्या लेना देना है, जेनजी का क्या रोल है। जेनजी दैट मींस वो जनरेशन जिनका जन्म बेसिकली 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। ये 3 मेजर टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे सिविल विद आकाश, ये टेलीग्राम हैंडल, और यदि आपको और दूसरे चैनल पर भी मिल जाएंगे जो कि मेरा है, ये है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय टेलीग्राम चैनल। और ये जो ऊपर वाला है ये ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि चाणक्य आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। दोनों से आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आगामी जितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है ये आपको टाइमली मिल जाए। मेरे द्वारा एवरी मॉर्निंग 9 AM पर द हिंदू की क्लास आती है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यदि किसी भी प्रकार की फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो लाइक बैच से रिलेटेड तो आप 8264199959 ये दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, यहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का सेशन। हंस लो, सॉरी द हिंदू का नहीं, करंट अफेयर का सेशन। वेरी गुड, मैं रीटेक नहीं लूंगा। ठीक, आगे आइए। एक और बात कि यहां पर ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई यदि मैं कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं करता हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरा आप पर ध्यान नहीं है। मेरा जितना ध्यान ऑफलाइन स्टूडेंट पर है उतना ही ध्यान ऑनलाइन स्टूडेंट पर भी है। जादू। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो वेरी फर्स्ट न्यूज है ये हमारे एक तो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। ठीक है, जो वेरी फर्स्ट न्यूज है ये हमारे ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड है। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो इसका जो इंटरलिंकिंग है ये आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी देखने के लिए मिलेगा। और एनवायरमेंट इकोलॉजी से कैसे, तो आप याद रखिएगा कि एनवायरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं आप, दैट इज कॉल्ड क्या, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने आपको इन डिटेल फॉर्म डिस्कस किया है। इसको मैं सीसी एंड GW लिखता हूं। सीसी का मतलब है ग्लोबल, सीसी का मतलब है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, और GW का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक तापन होता है उसके बारे में।
अब इकोलॉजी में याद रखिएगा एक टॉपिक होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि ओवरलैपिंग टॉपिक है। एक्चुअली एनवायरनमेंट में भी आप इसको पढ़ेंगे जहां पर आप पर्यावरण का विलोपन पढ़ते हैं, और इकोलॉजी में भी आप इसको पढ़ते हैं जहां पर आप बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। बात समझिए, तो यहां पर बायोडायवर्सिटी से संबंधित एक टॉपिक है जिसका इंटरलिंकिंग आप देख पाते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से। अब ये है क्या, तो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में ना आप ये बात जानते हैं कि एक्चुअली ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका एक सीधा सीधा इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्या अकेला एक इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है? नहीं, जितने भी प्रकार के जलवायुवीय चक्र हैं ये परिवर्तित होते हैं, और जलवायुवीय चक्रों के परिवर्तित होने के कारण, आप चाहे ये वाटर साइकिल हो यानी कि जल चक्र हो, चाहे वो कार्बन चक्र हो, चाहे वो सल्फर चक्र हो, ये तमाम प्रकार के चक्रों को आप एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है कि भाई जलवायु चक्र, जल चक्र क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, कार्बन चक्र क्या होता है, ये कैसे इसकी इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है, कैसे ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, कैसे इसका प्रभाव कम हो रहा है, ये तमाम प्रकार की चीजें। यानी कि ये जो जलवायुवीय चक्र हैं इनका बिगड़ना एक मेजर प्रॉब्लम या फिर एक मेजर टॉपिक बनता है एनवायरमेंट के अंतर्गत, और एनवायरमेंट के अंतर्गत भी क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, बिकॉज ऑफ कि इन चक्रों के बिगड़ने के कारण ही हमारी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये परिवर्तित होती हैं। यानी कि यदि देखा जाए कुल मिलाकर मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं ये परिवर्तित होंगी। दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज और वैश्विक तापन समस्या है, बट इसको हम इतना सा मानते हैं। यदि देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड आपको इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और वर्ल्ड वाइड आपको यदि डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों को डाउट होगा और कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो इंपैक्ट है ये वर्ल्ड वाइड आपको देखने के लिए मिल सकता है। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि एक्चुअली में इंडिया के सिनेरियो में तो हम जानते हैं कि भाई हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत बार डिस्कस कर लिया है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली जो बायोडायवर्सिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है, ओवरऑल बहुत बार डिस्कस कर लिया है। बट इसके बीच में भी एक्चुअली क्या कोई ऐसी स्पीसी है जिस पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? स्पीसी से एग्जांपल आते हैं, दैट इज व्हाई मैंने हेडिंग डलवाई है स्पीसीज इन न्यूज। ठीक है, समाचार में प्रजातियां इसको कहा जाता है। यानी कि कई बार एक छोटा सा आर्टिकल आ गया और उस एक छोटे से आर्टिकल के माध्यम से क्या कहा जाता है कि एक बड़ी सी न्यूज बन जाती है। अब आज के सेशन में इसको कवर कराने का एक मेन उद्देश्य यह है कि अगस्त सितंबर 2025 और एज वेल एज जनवरी फरवरी 2025 में एक जीव बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और इस एक जीव का नाम था रॉजर हेड टर्टल। क्या नाम था इसका? इसका नाम था रॉजर हेड टर्टल। इसका नाम हिंदी में भी यही लिखेंगे। ठीक है, रॉजर हेड टर्टल। अब याद रखो कि टर्टल अलग होता है और टर्टॉइस अलग होता है। बात समझिए, टर्टल अलग है और टर्टॉइस अलग है। क्या होते हैं दोनों में अंतर बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर रॉजर हेड टर्टल का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं कि रॉजर का मतलब है लॉन्ग, ठीक, लॉन्ग, और हेड का मतलब होता है हेड, और टर्टल का मतलब होता है कछुआ। यानी कि कुल मिलाकर लंबी गर्दन वाला कछुआ। अब इसका इंटरकनेक्शन सबसे पहले समझ लो कि एक्चुअली जनवरी फरवरी में इसको खोजा गया था। जनवरी फरवरी में जब इसको खोजा गया तो यह पाया जा रहा था कि भाई हाँ ये तो सामान्य कछुओं की भांति है। फिर बाद में इस पर स्टडी हुई, सितंबर अक्टूबर या फिर अगस्त सितंबर के आसपास आप देखोगे तो भी यही पाया गया कि ये नॉर्मल कछुओं की भांति है, कोई इसमें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले थे। ठीक है, यानी कि जैसे अदर कछुओं पर इफेक्ट पड़ रहा है वैसे इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा था ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। कैसे बताता हूं। अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसके कारण ये तीनों न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसमें ये बताया गया है कि भाई ये जो रॉजर हेड टर्टल है ये अदर कछुओं से भिन्न है। पहली बात तो ये सबसे अलग है, और साथ ही साथ इस पर यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण इसकी जो प्रजनन क्षमता है, ये जो रिप्रोडक्शन पावर है ये वीक होती जा रही है। इसके बारे में हमको स्टडी करना है, और इंटरलिंक हम किससे कर देंगे? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है और साथ में स्पीसीज इन न्यूज वाला जो सेक्शन है इसके साथ हम इसको इंटरलिंक कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब बात समझिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है कि ना कई ऐसे जीव होते हैं, बात समझो, कई ऐसे जीव होते हैं जिनको मैंने बताया है कि विषम तापी होते हैं। विषम तापी का मतलब क्या है? विषम तापी का मतलब क्या है? क्या होता है विषम तापी? ठंडे रक्त के जीव। और ठंडे रक्त के जीव, हाँ बोलो। सर ये वही न्यूज़ है जो उसने मैंने बताई थी, मतलब कि
बच्चों को लेकर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कब बताई आपने? क्लास में एक ने बताया था। हाँ वही है, वही है, वही है। हाँ, अभी इनके ग्लोबल वार्मिंग कारण को बच्चों के जन्मदिन में तकलीफ हो रही है। हाँ 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 हाँ, वही वाली। ठीक, पक्का। अब देखो कि एक्चुअली ये विषम तापीय जीव है, और विषम तापीय जीव होने का मतलब क्या होता है कि ये ठंडे रक्त, कुल मिलाकर इन सिंपल वर्ड्स यदि हम बात करें तो ये ठंडे रक्त के जीव हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। अब ये जो रॉजर हेड टर्टल हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि एक्चुअली नर होगा या मादा होगा, यानी कि जब ये अंडे देते हैं, अंडे में से नर निकलेगा या फिर मादा निकलेगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भाई आसपास का टेम्परेचर कैसा है। यदि मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो जन्म लेने वाला कौन होता है? वेरी गुड, है ना। वैसे भी ज्यादा टेम्परेचर इन्हीं का होता है, बिल्कुल गर्म गुस्से वाले अक्सर। ठीक, और टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा कम है तो इससे जन्म लेने वाला जो जीव है ये कैसा होगा? नर होगा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत की बात? ये जन्म लेने वाला जीव नर होगा। अब बात समझो कि एक्चुअली में मानव में ऐसा नहीं होता, ये आपको पता है, बिकॉज ऑफ कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड ये स्पीसी होते हैं। बात समझना कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, या फिर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही आप देखोगे कि एंड ऑफ द डे जो सी सरफेस लेवल है ये भी बढ़ रहा है, सी सरफेस इंक्रीज हो रहा है। सी सरफेस इंक्रीज हो रहा है, इट्स ओके, बट सी सरफेस का जो टेम्परेचर है ये भी तो हाई हो रहा है। और सी सरफेस का टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है कि यदि आप सी सरफेस के बारे में एक डायग्राम बताओ तो ये है हमारी सी सरफेस। बात समझिए, जस्ट अ सेकेंड। ये होती है हमारी सी सरफेस और ये होता है कोस्टल एरिया। ठीक है, मतलब कि कोस्टल एरिया का कुछ भाग भी तो सी सरफेस में आता है ना। यहां पर यदि पानी है तो ये उसी में तो आएगा ना, सी सरफेस में। ठीक, यानी कि समुद्र तल में, ये पूरा पूरा समुद्र तल है। इसको हम क्या कह देते हैं कि ये है कोस्टल एरिया, यानी कि तटीय क्षेत्र। पर है तो असल में ये क्या, सी सरफेस का ही पोर्शन ना। यानी कि बताने का मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जब सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि समुद्र सतह का तापमान बढ़ेगा, तो समुद्र सतह का तापमान बढ़ने के कारण ये जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, इसका भी तापमान बढ़ेगा, तटीय क्षेत्र का। और तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा, जो डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा ये आएगा इन रॉजर हेड टर्टल पर। कैसे भाई? तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि इनका जब नेस्टिंग का टाइम होता है, नेस्टिंग का मतलब होता है कि जब ये प्रजनन करते हैं, ठीक है, तो प्रजनन करने के बाद ये अंडे देने के लिए एक्चुअली में आते हैं कहां पर? तटीय क्षेत्र में। और तटीय क्षेत्र में कैसे आते हैं भाई? बिकॉज ऑफ कि समुद्र में यदि अंडे देंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कछुए अंडे देते हैं और उसके ऊपर रेत डालते हैं और वापस से ये समुद्र में चले जाते हैं। जब इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं तो देखिए कि वो बच्चे कई बार आपको हजारों की संख्या में समुद्र में जाते हुए दिखते हैं। देखा ये वाला वीडियो कभी कभी ना अभी देखा हुआ, यूट्यूब में जाके देख लेना कि बहुत सारे छोटे छोटे कछुए ये समुद्र की ओर जा रहे हैं। ये क्या बताता है कि एक्चुअली में इन्होंने नेस्टिंग भी एक साथ की है और नेस्टिंग के बाद अंडे भी एक साथ देते हैं और फिर उनसे निकलने वाले जो बच्चे हैं ये भी एक साथ निकलते हैं और निकल के ये डायरेक्टली कहां चले जाते हैं? समुद्र में। यानी कि इन अंडों को जो हीट मिलती है वो किससे मिलती है? ये जो रेत है उससे। और रेत समुद्र के पास की गर्म होती है और जब सी सरफेस का टेम्परेचर, समुद्र सतह का तापमान बढ़ रहा है, तो समुद्र सतह का तापमान बढ़ने के साथ ही वो जो हीट है ये ट्रांसफर होगी तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में हीट ट्रांसफर होने के कारण यहां की जो रेत है वो भी गर्म होगी। रेत के गर्म होने के कारण यही जो हीट है ये ट्रांसफर होगी अंडे में, और यदि अंडे में हीट ट्रांसफर होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जन्म लेने वाला जो जेंडर है वो कौन होगा? मादा। बात समझिए। अब बात समझो कि ये एक जगह पर नहीं हो रहा है, ये हर एक जगह पर हो रहा है, एवरी प्लेस पर ये हो रहा है। बात समझिए। यानी कि सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ने के कारण जो अंडे को मिलने वाली गर्मी है वो बढ़ रही है। अंडे को मिलने वाली गर्मी बढ़ने के कारण अधिकतर जो जन्म लेने वाले कब्स, इनको कहा जाता है कब्स, ठीक है, या फिर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों को इंग्लिश में कहा जाता है कब्स। ये जो कब्स हैं ये ज्यादा होंगे, यानी कि ये मैक्सिमम जन्म लेंगे। इनकी जो पॉपुलेशन है ये धीरे 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 कम होती जाएगी। बात समझे? तो समस्या क्या आई? समस्या यहीं से शुरू हुई कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो जब मादाएं ज्यादा जन्म ले लें और नर कम जन्म ले लें, या फिर उल्टी कंडीशन कर देते हैं, नर ज्यादा जन्म ले लें
और मादाएं कम जन्म लें, तो इससे रिप्रोडक्शन साइकिल यानी कि जो प्रजनन दर है प्रजनन दर है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और जब प्रजनन कर, क्योंकि जब मादा ही बची है, नर प्रजनन करने के लिए है ही नहीं, तो नए कप्स कैसे निकलेंगे। तो यहां से एक समस्या जन्म लेती है कि सर ये जो प्रजनन दर है ये कंटिन्यूअसली कम हो रही है। पहली समस्या ये, ठीक है, पहली समस्या क्या कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एक ही जेंडर ज्यादा पैदा हो रहा है, और जब एक जेंडर ज्यादा पैदा हो रहा है, दूसरे की पॉपुलेशन कम है, तो कई मादाएं ऐसे ही उनकी डेथ हो जाएगी कि वो नए बच्चों को जन्म ही नहीं दे पा रही हैं, बिकॉज ऑफ कि प्रजनन करने के लिए नर ही नहीं है। बात समझे। दूसरी समस्या ये है कि एक्चुअली में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कई मछलियां ऐसी हैं जो जिनकी डेथ हो जा रही है बिकॉज ऑफ कि समुद्र के बारे में इतना तो आप जानते ही हैं कि भाई समुद्र का एक निश्चित तापमान होना चाहिए, और निश्चित तापमान पर ही जो फिशरीज हैं, जो मछलियां हैं, ये सर्वाइव कर पाएंगी। यदि निश्चित तापमान से थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे तापमान हुआ तो जो कोरल रीफ्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसको कहा जाता है कि प्रवाल विरंजन हो जाता है। साथ में कई ऐसी छोटी मछलियां होती हैं जिनकी डेथ होने लगती है। तो ये तमाम प्रकार की चीजों के कारण कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो जो स्मॉल फिशरीज हैं या फिर जो छोटी मछलियां हैं, इनकी डेथ होने लगती है, छोटी मछलियों की। और जब छोटी मछलियों की डेथ होती है तो इसके कारण फूड खत्म हो गया किसका, इन्हीं कछुओं का। क्या आपने देखा होगा कि कछुए छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, बैठे रहते हैं, जो भी आसपास आती है उनको मुंह में लेके खा जाते हैं। ये तो फूड रिक्वायरमेंट कम हो गई या फिर फूड की उपलब्धता ये कम हो गई। अब ये जो फूड है ये असल में किसका है, इन्हीं टर्टल्स का या फिर इन्हीं टर्टल्स का। अब जब फूड रिक्वायरमेंट या फिर फूड की जो उपलब्धता है, प्रेजेंस है, ये कम हो गई है, अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो इसके कारण इनके जो शरीर है या फिर इनकी जो बॉडी है ये धीरे धीरे वीक हो जाएगी। और बॉडी का वीक होना दैट मींस इसका भी डायरेक्ट रिलेशन किससे है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है रिप्रोडक्शन से। यानी कि पहली समस्या किससे थी, पहली समस्या थी कि भाई एक स्पेसिफिक जेंडर ही ज्यादा पैदा हो रहा है, दूसरे जेंडर की कमी है, और जो दूसरा जेंडर है भी वो फूड रिक्वायरमेंट या फिर फूड अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, फूड उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता कम होने के कारण ये वीक हो गया है। और वीक इतना हो गया है कि अपने ही जैसे जो कब्स हैं इनको उत्पन्न नहीं कर सकता। तो दूसरी समस्या यहां पर आ गई। और ये सब कुछ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ की ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये इनका जो फूड था ये धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अब चाहे वो प्रवालों की हम बात करें, चाहे वो हम घास की बात करें, यहां पर रहने वाली जो घास है, यहां पर रहने वाली जो छोटी बड़ी मछलियां हैं उनकी बात करें, यानी कि ओवरऑल उन फूड की बात हम कर रहे हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कौन, ये टर्टल्स, ये कछुए। बात समझे। तो तीसरी समस्या, दूसरी समस्या यहां पर हो गई। तीसरी समस्या यहां पर क्रिएट हुई कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो ये जो रॉजर हेड टर्टल्स हैं, ठीक, ये जो रॉजर हेड टर्टल्स हैं, इनका नेटिव या फिर ये कहां की नेटिव है, इनका जो प्राकृतिक आवास है ये कहां पर है, नेचुरल हैबिटेट या फिर प्राकृतिक आवास की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको कहां देखने के लिए मिलता है, जो पश्चिमी घाट पर्वत वाला एरिया है ना, पश्चिमी घाट पर्वत का जो तटीय क्षेत्र है उसके आसपास ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट मीन्स कि ये भारत में दिखाई देते हैं, इंडिया में, इंडियन कोस्टल प्लेन, भारतीय तटीय क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जब भारतीय तटीय क्षेत्र में इनका निवास आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये वर्ल्ड में कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आ रहे हैं। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल्स की यदि हम बात करें, ऑलिव रिडले कछुओं की, तो ये ऑलिव रिडले कछुए उत्तरी ध्रुव से आते हैं, भारत में प्रजनन करते हैं चिल्का लेक के आसपास वाले एरिया में, भीतरकनिका नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया में, और यहां से ये वापस चले जाते हैं। बात समझिए। अंडे दिए, अंडे देने के बाद इन्होंने उनको सेया और ये वापस अपने जो इनका क्या प्राकृतिक आवास है वहां पर ये चले जाएंगे। इनका प्राकृतिक आवास ही कहां मिल रहा है आपको, वेस्टर्न घाट माउंटेन के आसपास या फिर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उसके आसपास वाले एरिया में। और आप उसी क्षेत्र पर देखोगे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जब इंपैक्ट इतना ज्यादा हो गया तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वही खत्म हो गया। और नेचुरल हैबिटेट का खत्म होना दैट मींस कि इनके एप्रोप्रिएट जो कंडीशन थी, इनके अनुकूल जो परिस्थितियां थी उनका खत्म हो जाना। और याद रखो कि जब अनुकूल परिस्थितियां खत्म होती हैं तो ये किसी भी स्पीसी, किसी भी प्रजाति के खत्म होने का एक मेन रीजन बनती है। बात समझिए। यानी कि रॉजर हेड टर्टल को पहले यह समझा जाता था कि भाई ये टर्टल कोई अलग से नहीं है, ये बस इसकी लंबी गर्दन होती है और लंबी गर्दन के कारण इसको नाम दिया गया था रॉजर हेड टर्टल।
बात समझे? यदि देखोगे गर्दन, गूगल सर्च कर लेना, गूगल सर्च करने पर आपको एक सिंपल सी फोटो मिल जाएगी, मैं ही सर्च कर देता हूं, भरोसा है ही नहीं मुझे। क्या बोला? टकला? क्या? पतला? ये मार देता। ठीक है, देखो। नहीं, ये तो गर्दन ही अंदर कर लिया यार, गर्दन ही नहीं दिखा रहा है वो। इसको देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। अरे ठीक है, पीछे पलट के देख लो यार, किसी की गर्दन लंबी होगी तो। सब ऊपर करना पड़ा। नाम बस नहीं लेना है ना किसी ये का। वाले, ये है, ये ये वाले फोटो फोटो नहीं यार। सर, क्या? दूसरी वाली टच पर हो गया, नीचे वाली पर करो, ये वाली पर, ये वाला उसके नाम। हाँ जी, ये कछुआ है। कछुए अपन ने इतने बड़े देखे हैं ना, बस बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों का फ्रंट कैमरा चालू हुआ है, मैं हट गया सामने से। क्या? ठीक, तो इसको देख लेना एक बार कि ये भी उसी टाइप में आता है, पर ये है नहीं असल में। अरे वो फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है किसी ने? फाइंडिंग नीमो। हाँ 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 हाँ, उसमें जो कछुआ। नहीं यार, जाकर देखना। कोई सीरियल था सर, फिल्म तो देखनी होगी ऐसा रहता था। अरे फाइंडिंग नीमो एक मूवी जिसमें वो ऑरेंज कलर की मछली रहती है, ठीक है, एक पापा रहता है, एक मम्मी रहती है। अच्छा, मछली की पूरी फैमिली होती है इसमें। हाँ 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 मतलब कि संतरी कलर की मच्छी हाँ होती है। हाँ हाँ हाँ, राइट वो राइट। तो एनिमेशन मूवी है सर, देखिए मेरी। देखिए, बस उसमें जो कछुआ रहता है ना, उसमें जो कछुआ रहता है वो है रॉजर हेड। इस पे तो ठीक। पार्ट है दो तीन। हाँ, दो पार्ट है उसके, एक है फाइंडिंग नीमो, एक है फाइंडिंग डोरी। ठीक है। फिल्म तो देखी होगी। हाँ, तो वो जो फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी है, उसमें जो कछुआ रहता है वो है वो। बात समझे? हाँ, रॉजर हेड। बस बचपन में नहीं पता था, जब पढ़ लिया जब मालूम चला कि हाँ ये रॉजर हेड है। बात समझे? जैसे आई सेज फिल्म बनाई वैसे बनाई। ठीक है ना, अपन बाद में बात करेंगे इस पर कैसे मूवी बनाई। मूवी बनाना है नहीं तो छोड़ो। तो यहां पर याद रखिएगा कि कुल मिलाकर तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला तो कि एक ही जो जेंडर है ये ज्यादा पैदा हो रहा है, जिसके कारण रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि जो नर हो भी रहे हैं, अब नर मादा दोनों में ये बात एप्लीकेबल होगी कि एक्चुअली पर नर में ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगी कि एक्चुअली बॉडी वीक होने के कारण, बॉडी वीक क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ की जो खाने की उपलब्धता है, भोजन की उपलब्धता, भोजन क्या है इनका? घास, छोटी मछलियां, प्रवाल, इनकी उपलब्धता कम होने के कारण जो बॉडी है वीक हो रही है, और वीक होने के कारण ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण नए बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं, और जो ले पा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मादाएं हैं। और तीसरी बात यहां पर ये हो जाएगी कि भाई जब सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समुद्र सतह का तापमान बढ़ने के अलावा समुद्र सतह का स्तर भी तो बढ़ रहा है। तो समुद्र सतह का स्तर बढ़ने के साथ ही इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी खत्म हो रहा है। बात समझिए? और नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास खत्म होने के कारण जो अनुकूल परिस्थितियां हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में चेंज हो रही हैं, और अनुकूल परिस्थितियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में चेंज होने के कारण भी जो अदर प्रकार की समस्याएं हैं ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और यही कारण है कि वर्तमान में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था आज से कुछ दिन पहले, या फिर कुछ 3 बार हो चुका है इवन, ठीक, सितंबर अक्टूबर के आसपास, अभी हाल फिलहाल में, और यही सेम आर्टिकल जनवरी फरवरी के आसपास भी 3 आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इनकी जो पॉपुलेशन है ये कंटिन्यूअसली कम हो रही है। बात समझिए? और कंटिन्यूअसली कम होने का डायरेक्टली रिलेशन किससे है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। बात समझ आ रही है? समझ गए? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कल का निकालते हैं हम, और कल का दूसरा पॉइंट यह है कि एक्चुअली में 20 जनवरी, ये डेट क्या थी बताओ जल्दी? 20 जनवरी 2025 क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, ठीक है।
याद रखना कि जब यूएस में प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं तो 20 जनवरी को ही बनाए जाते हैं, यानी कि इलेक्शन पहले हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद शपथ आती है, शपथ के बाद ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, तो शपथ 20 जनवरी को ही होगी, यानी कि इनॉग्रेशन 20 जनवरी को ही होगा। 20 जनवरी वो डे, इससे क्या क्लियरिटी रहती है कि भाई 5 साल का टर्म कब कंप्लीट हो रहा है। हमारे यहां जैसे कभी भी कर लिया जाता है ना, ठीक है, वैसा नहीं होता, वहां पर एक डेट फिक्स है, आप जीत के आ जाओ। जैसे नवंबर के आसपास जीत गए थे, नवंबर या दिसंबर 2024 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके थे, बट हाँ दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके थे, बट शपथ ग्रहण कब हुआ? 20 जनवरी के आसपास ही। बात समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। शुरू करते हैं। देखना कि 20 जनवरी 2025 वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप सर ये यूएस की सत्ता में विराजमान होते हैं, और यूएस की सत्ता में इसको ना आप कहां कहां से कनेक्ट करोगे, तो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेगमेंट है उससे कनेक्ट कर लेना, ठीक है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला सेगमेंट है उससे कनेक्ट कर लेना, जियो पॉलिटिक्स वाला जो सेगमेंट है उससे कनेक्ट कर लेना, और साथ में जहां पर आप टैरिफ वॉर के बारे में पढ़ोगे उससे कनेक्ट कर लेना, और करंट में जहां पर आप ज्योग्राफी एज वेल एज पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, और जहां पर आप देखते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड ट्रेड में कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं, तो कस्टम ड्यूटी के एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और जो करेंटली हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको लगा सकते हो कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और साथ में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये इन दोनों के सेपरेशन ऑफ पावर के तौर पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का विभाजन के कंटेक्स्ट में आप इसका यूज करना। एक कौन सा है? सबसे पहले आप कस्टम ड्यूटी के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है, यहां जहां पर आप वर्ल्ड ट्रेड के बारे में पढ़ते हो यहां पर टैरिफ वॉर के कंटेक्स्ट में, और पॉलिटी में जब आप इसका यूज करोगे तो यहां पर आप करोगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का पृथक्करण कैसे होता है, और यदि पृथक्करण नहीं हो पा रहा है तो फिर पृथक्करण करेगा कौन। बात समझे? इसके कंटेक्स्ट में जैसे कहा जा रहा था अभी तक ये कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तो डोनाल्ड ट्रंप मेन 3 टॉपिक पर बहस लेकर आए थे, और ये 3 मेजर टॉपिक कौन से थे, तो बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला तो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी क्या होती है कि भाई वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड में जो अमेरिका है ये बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत बड़ा मार्केट क्यों है? बिकॉज ऑफ कि अमेरिका की पहली बात कि इसका जो डॉलर है ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है, डॉलर की वैल्यू के कारण, और डॉलर की जो वैल्यू है इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंसी मिलती है। पहली बात, बोलो बोलो। कुछ लोग खाते भी है ना, हाँ, नहीं खाना चाहिए। इसके बाद खाते भी है। हाँ नहीं, बताओ ना। वो छोटे छोटे दूसरे होते हैं। हाँ, कछुए खाना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ कि हमारी जो यानी मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और कछुए किसी भी पानी में सरवाइव कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो टर्टल्स होते हैं किसी भी पानी में, खारे पानी में, मीठे पानी में। पता नहीं मीठा है, लोग कहते हैं कि टीवी वगैरह सही हो जाता है इससे। नहीं पता मुझे, नहीं पर कई, जैसे मैंने ऐसे कई केसेस भी देखे हैं जिसमें कछुए को खाने पर आपकी बॉडी में कई ऐसे मार्क्स बन गए हैं, कई ऐसे दाग बन गए हैं जो ठीक नहीं होते। ठीक, क्योंकि कछुए को बीमारी भी होती है कई। ठीक, बात समझ रहे हो? यानी वैसे तो हमको नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ कि जो नॉनवेज हम खा रहे हैं तो उसको कोई बीमारी है या नहीं है ये क्या पता है भाई। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार चिकन बहुत महंगा हो गया, यहां पर सस्ता मिलता है जाके खा लो। अरे महंगा खा लो भाई, यदि चिकन खाना ही है तो अच्छी जगह से महंगा खा लो, बिकॉज ऑफ कि कम से कम प्योरिटी की तो गारंटी रहेगी कि हाँ चिकन है पर ये भी शुद्ध है। कम से कम चिकन का शुद्ध होने का मतलब कि जो चिकन था इसको कोई बीमारी नहीं थी, इसमें कोई डिजीज नहीं था। बात समझी? तो एक्चुअली कछुए को क्या डिजीज है क्या नहीं है हमको पता है क्या, या फिर किसी भी व्यक्ति, किसी भी वो एनिमल जिसका भी हम मांस खा रहे हैं उसको क्या डिजीज है ये हमको पता है क्या? जब आप सिंपल सी बात सोचो कि एक्चुअली में एक ककड़ी यदि गंदी निकल जाती है तो पूरी ककड़ी फेंक देते हो आप। ठीक, खीरा, टमाटर गंदा है तो टमाटर फेंक देते हो। जिस पशु को काटा जा रहा है उसमें क्या डिजीज है, क्या बीमारी है हमको पता है क्या? नहीं पता। तो ऐसे कछुए में कई बार हो जाए, कछुए और इवन पूरे जितने भी सी मरीन क्रिएचर्स हैं उन सभी में ये होता है कि कई बार उनको खाने पर हमें डिजीज आ जाते हैं, क्योंकि भारतीयों को ये नहीं पता कि भाई उनमें कौन सा डिजीज है और डिजीज की पहचान क्या है।
और किस कंडीशन में इनको खाना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए। तो टर्टल्स को कई लोग खाते हैं। ठीक, क्या किसको सेव करें? ये खाने को सेव करना है या फिर? हाँ हाँ, तो उसका वही होगा जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए आप सॉल्यूशन देखते हो कि कार्बन इमिशन कम करो, सल्फर साइकिल सुधारो, कार्बन साइकिल सुधारो, H2O साइकिल सुधारो, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के जो सॉल्यूशन आप देखते हो वही इसका सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ललित जी ने, मैं सही में वेरी गुड। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन आप पढ़ते हो वही सॉल्यूशन सेम इसका है, बिकॉज ऑफ कि ये अभी की समस्या थोड़ी है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रही है ना। और जब बहुत लंबे समय से सेम समस्या चली आ रही है तो उसके बारे में स्टडी तो अब हुई है। स्टडी 1 महीने पहले ये स्टडी हुई है, 1 महीने से भी कम समय हुआ है कि भाई ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सेम वही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। एक और बात कि कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ कि कई लोग इसके लिए एक्सेप्टेंसी भी नहीं दे रहे हैं कि ये है भी कुछ नहीं है, चिंता करने की बात ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बिकॉज ऑफ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट 2017 का, उसी को आधार बना के कई लोग बैठे हुए हैं। बात समझे? यानी कि जो भी बोलेगा, जैसे यदि मैं कुछ काम बोलूं या फिर मैं किसी चीज पर भाषण दे रहा हूं तो पूछा जाएगा ना कि आप क्या करते हो, आप इसका इंप्लीमेंटेशन करते हो। तो जो भी देश बोलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा ऐसा करो भाई, ये कार्बन इमिशन कम करो, इंडस्ट्रीज कम लगाओ, और यदि मान लीजिए आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पर गोबर गैस अपनाओ, हाइड्रो पावर प्लांट अपनाओ, ये तमाम प्रकार की चीजें। तो उनसे बोलेंगे कि आप अपना रहे हो, नहीं अपना रहे हो पहले अपनाओ। उनका अपनाना दैट मीन्स कि वर्ल्ड तो अपना रहा है ना, कि मैं बोलूं कि भाई मैं कार्बन इमिशन कम करूंगा, तो जो कंट्रीज कार्बन इमिशन कर रही हैं वो तो मेरे से आगे निकल जाएंगी, बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन, कार्बन बहुत ही, फॉसिल फ्यूल बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। वर्तमान कंडीशन ये है कि यदि हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो एक तो ये कठिन है बहुत, और दूसरी बात कि अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल एक चीप ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से सॉल्यूशन पता होते हुए भी सॉल्व ना करना बड़ी प्रॉब्लम है, कि हमको पता है कि सॉल्व कैसे किया जा सकता है पर सॉल्व हम कर नहीं रहे हैं। बात समझ रहे हो मैं कहां पहुंचा रहा हूं? ठीक है, हाँ बोलो, और बोलो, बोलो ना ललित जी, पक्का? असल में बैठा हुआ था, मेरे को इनका अकाउंट दिखा, मैंने कहा ये, और बहुत छोटे दिख रहे हैं उसमें ये, तो मैंने ओपन किया, मैंने कहा यार ये कौन, मेरे, फिर मैंने कहा अंदर ही आओ ना, तो अंदर गया मैं, फिर मैंने कहा अरे ये तो अपने हैं यार। ठीक, बात समझिए, आ गया है पक्का? देखिएगा, तो यहां पर याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने, अरे वाह तिरंगा बन गया ये। ठीक, सबसे पहले इन्होंने क्या अपनाया, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई एक्चुअली में अमेरिका में जो भी बाहर का सामान आ रहा है ये उस पर लगाया जाए क्या, यानी कि जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम ज्यादा ज्यादा क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी। जितना भी हम आयात कर रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ाएंगे हम। बात समझे ना, इस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। टैक्स बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है ये अमेरिकी मार्केट में
ज्यादा हो जाएगी, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, या तो वैल्यू बोल रहे हैं या फिर प्राइस बोल रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएंगे। और प्राइस का ज्यादा होना दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जो अमेरिकी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका का प्रोडक्ट जब सस्ता हो जाएगा तो इसके चक्कर में अब अमेरिकन क्या सोचेंगे, क्योंकि बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट है यदि ये महंगा है तो अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदा जाए, ये बाय करेंगे। अब ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ कि इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। एक कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। हम अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है और साथ में ये मल्टीपल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, एमओयूज, ये क्यों साइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि चाइना के साथ हमारी डायरेक्ट फाइट है, ठीक है, चाइना के साथ हमारा डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट है और चाइना का डोमिनेंस इंटरनेशनल मार्केट में है। आप चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, चाहे आप बात कर लो अमेरिका की, चाहे आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लो, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लो, चाइनीज प्रोडक्ट इज वेरी चीप। चीप किसमें, चाहे आप प्राइस में देखो और चाहे आप क्वालिटी में देखो। चाइना अपनी क्वालिटी धीरे धीरे सुधार रहा है। पहले कहा जाता था ना कि चाइनीज सामान है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अभी ये जो कंसेप्ट है ये धीरे धीरे सुधर रहा है। और यदि अभी आप देखोगे तो आधे से ज्यादा मोबाइल कंपनीज चाइना की हैं मार्केट में। वो अच्छे खासे वर्क कर भी रही हैं और अच्छे से वो प्रदर्शन कर रही हैं और लोग उनको खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। इवन पता भी नहीं है कि ये चाइनीज कंपनी है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर याद रखना कि ऐसा इन अमेरिका के साथ भी था कि जो चाइना है ये एक्चुअली में अपना जो पूरा सामान है ये भेज जाता था कहां पर, अमेरिका में। और अमेरिका में इसका प्रोडक्ट जाने पर ये बहुत चीप प्राइसेस में मिलता था, जिसके कारण अमेरिका में इसका जो डोमिनेंस है ये क्रिएट हो रहा था और क्रिएट हुआ बहुत ज्यादा। बात समझिए। दूसरी बात है कि अकेला चाइना नहीं, हर एक नेशन अमेरिकी मार्केट से इसलिए कनेक्ट होना चाहता था बिकॉज ऑफ कि जो अदर नेशन पर डिपेंडेंसी है वो कम हो और डॉलर ये हमारे पास ज्यादा है। बात समझिए। यानी कि कोई भी जाता था और अमेरिकी मार्केट में ये पहुंच बनाता था। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली में, नहीं, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये है कि एक्चुअली में ये बात अमेरिका को नासाज इसलिए लगी, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको नासाज इसलिए लगी बिकॉज ऑफ कि यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर जो उद्योग हैं, ये धीरे धीरे वीक होते गए, धीरे धीरे कमजोर होते गए। और कमजोर नहीं हुए, एक्चुअली में अमेरिका में जो सामान बनता था ये बाहर जाकर ज्यादा बिकता था इन कंपैरेटिवली किसके, अमेरिका के। भाई अमेरिकी इंडस्ट्रीज ने सामान बनाया। अब सामान बनाने का पहला फंडा ये है कि आप अपने बाजू में मार्केट में बेच दो। बाजू में ना बेचकर ये कहां जा रहा है, बाहर। और बाहर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि अमेरिकी मार्केट में तो इन सामान का डोमिनेंस है ना, जो कि बाहर से आ रहा है। कि चाइना बहुत कम प्राइस में सामान अमेरिका को दे रहा है, तो अमेरिकी मार्केट में ज्यादातर सामान अमेरिका का ना होकर चाइना का या फिर अलग अलग कंट्रीज का है। तो भाई हम अपना सामान बना रहे हैं और हमारे जो लोग हैं ये हमारा ही सामान नहीं खरीद रहे हैं और बाहर की कंपनी आई और हमारे मार्केट में अपना सामान बेच के चली गई। यानी हम अपने ही सामान के मोहताज हैं। भाई हमने सामान तो बना लिया, प्रोडक्ट रखा हुआ है, खरीदेगा कौन? तो खरीदने के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है। बात समझिए। और दूसरे नेशन यानी कि जहां पर बाहर से सामान अमेरिका में आ रहा है, अमेरिका से सामान बाहर जा रहा है, बाहर से जो अमेरिका में आया उस पर हमने उतनी ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाई, इसलिए तो मार्केट क्रिएट हुआ ना उनका। और हमारा सामान जो बाहर जा रहा है उस पर संबंधित देश ने ड्यूटी लगा दी। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बात मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए भाई यहां पर बैठा हुआ है कौन, चाइना, यहां पर बैठा हुआ है कौन, अमेरिका। अमेरिका से सभी जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द डॉलर, है ना, वर्ल्ड की सुपर पावर। चाइना से सामान गया अमेरिका, ठीक, क्यों गया? बिकॉज ऑफ ये तो जानता है ना कि अच्छा मार्केट है, ठीक, यहां के लोगों के पास पैसा भी है, खर्च करने की क्षमता है, तो ये खर्च करेंगे। हमारे लोगों के पास खर्च करने की क्षमता कहां है, ठीक, उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है। तो यदि मान लीजिए सामान 10 रुपए का है तो इसको मैं यूएस के मार्केट में 100 रुपए का बेच सकता हूं, 100 रुपए का बेच सकता हूं। अब संबंधित व्यक्ति, रुपए की बात कर रहा हूं, डॉलर की नहीं, संबंधित व्यक्ति यानी कि यहां का व्यापारी उसमें जितना भी कमा ले। बात समझ रहे हो? और अमेरिका जानता है कि भाई हमारे यहां हमारे ही सामान की वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। बात समझ रहे हो? जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो चाइना के सामान को यदि मैंने 400 रुपए में भी बेचा तो ये इसका डोमिनेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझी? तो मैंने ये सोचा कि भाई जब मेरा सामान मेरे यहां नहीं बिक रहा तो मैं जहां से मैं सामान खरीद रहा हूं मैं उन मार्केट में या फिर अदर मार्केट जो है वहां पर सप्लाई कर दूं।
मान लेते हैं कि इन्होंने अपना मार्केट ढूंढा कहां पर, यूरोप। बात समझ रहे हो? इन्होंने कहा कि चलो चाइना तो खुद ही बेच रहा है, इतना महंगा सामान कहां खरीद पाएगा, तो मैं यूरोपियन नेशन चलता हूं और यूरोप को मैं अपना सामान बेचूंगा। कहा कि ठीक है। यूरोप ने इस पर लगा दी क्या, कस्टम ड्यूटी, कि सर यदि आप आकर ना हमारे मार्केट में अपना सामान बेचोगे ना तो इस पर मैं कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। कहा कि क्या होगा भाई इसमें, आपका सामान 500 का है, आप हमारे यहां ला रहे हो 500 में बेचोगे, मैं 20% की कस्टम ड्यूटी लगाता हूं, यानी कि आपका सामान हो जाएगा कितने का, 600 रुपए का, 600 रुपए का। बात समझी? 20%। कहा ठीक। अब संबंधित व्यापारी क्या करेगा, संबंधित व्यापारी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इसको और महंगा करेगा। तो भाई अमेरिका का सामान कंटिन्यूसली महंगा ही नहीं होते जा रहा, और जब इनको मालूम चलेगा कि यार अमेरिका यहां पर भी सप्लाई कर रहा है, मतलब कि यहां भी मार्केट है, तो इससे चीप प्राइस में यहां पर सप्लाई करने लगेगा। बात समझिए? तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में यही कॉम्पिटेंसी होती है, कि यही प्रतियोगिता चलती रहती है कि भाई किसका सामान ज्यादा सस्ता। अब ये तो मैंने चाइना का एग्जांपल लिया, इंडिया भी ऐसा करता है, यूरोप के भी देश ऐसा करते हैं, हर एक नेशन ऐसा करता है कि भाई दूसरे के प्रोडक्ट से कम दामों में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा देना, ताकि जो हमारी एक्सेप्टेंसी है ये ज्यादा हो, ठीक है, हमको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करें और अदर को कम एक्सेप्ट करें। बात समझ में आ रही है? अब इस बात को समझना, इसी बात को पहले समझ गए थे कौन, ये सभी लोग, और पहले से जानते भी हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसीलिए कहा कि भाई हम भी अब अलग अलग देशों में क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। और कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है कि यदि आपके यहां से कोई सामान आएगा तो हम इसकी वैल्यू या फिर प्राइस कंट्रोल करने के लिए कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, एक प्रकार का कर होता है, ये जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली लगता है। बात समझिए? कस्टम ड्यूटी हमारे यहां भी लगता है लोकली, बट कस्टम ड्यूटी मैं वर्ड यूज जो यहां पर कर रहा हूं वो इंटरनेशनली कर रहा हूं, कि जब आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सामान बेचने लेने के लिए जाओगे तो चाइना से आने वाला जो सामान है, इस चाइना से आने वाले सामान पर मान लीजिए अमेरिका ने 50% की कस्टम ड्यूटी लगाई। बात समझिए? तो इसका मतलब है कि 10 रुपए का सामान था, अब ये यहां आते आते कितने का हो गया, 50 रुपए का। और पहले कितने का था, ये 10 का था, 100 में बिक रहा था। अब जब आप 100 रुपए में इसको बेचोगे तो आपको दोगुने का फायदा, पहले यहां पर हो रहा था 10 गुने का फायदा। यानी कि आप यूएसए की सीमा में प्रवेश करो उससे पहले ही हमने आपका ये सामान है ये महंगा कर दिया है। बात समझिए? जैसे हार्ले डेविडसन एक बाइक आती थी, हार्ले डेविडसन अभी सस्ती हुई है भारत में, ये उससे पहले बहुत ज्यादा महंगी थी ये। यदि आप देखोगे तो पहले ये 4 लाख के आसपास की थी, अक्टूबर में जब ये हार्ले डेविडसन पर शायद टैक्स कम हुआ तो फिर ये 3 लाख के आसपास आई है। बात समझी? और ज्यादा थी, हाँ, तो जितने की भी थी। 4 की थी। बात समझ रहे हो? तो आ गया कि असल में याद रखो, हाँ, जैसे ये हार्ले डेविडसन थी, तो जब तक इसके प्राइस कंट्रोल में थे, यानी कि जब तक इस पर हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो ये भारत में ही 4.5 लाख के आसपास की थी। फिर प्राइस कम हुए तो ये 3,20,000 3,10,000 के आसपास हो गई, यानी कि ऑन रोड आपको 3,22 के आसपास की ये मिलेगी। बात समझ रहे हो? तो असल में याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये सब कुछ होता है किसके कारण, कस्टम ड्यूटी के कारण। और इसी को इंटरनेशनल मार्केट में क्या कहा जाता है, टैरिफ। क्या कहा जाता है, टैरिफ। क्या कहा जाता है, टैरिफ। बात समझिए? इसी को इंटरनेशनल मार्केट में कहा जाएगा टैरिफ, कि भाई एक देश दूसरे देश से आने वाले जो सामान है इस पर कितना कस्टम ड्यूटी लगा रहा है, ये कहलाता है टैरिफ। टैरिफ सैंक्शन नहीं है। टैरिफ क्या नहीं है, सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन अलग होता है। सैंक्शन वो है जो यूएसए लगाता है रशिया पर, यूएसए कई बार लगाता है चाइना पर। सैंक्शन का मतलब है बैन, ठीक है। सैंक्शन अलग होता है और टैरिफ अलग होता है। टैरिफ का मतलब है कि भाई आपके यहां से आने वाले सामान को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया, महंगा कर दिया। हमने इसको बंद नहीं किया है, हमने इस पर बैन नहीं लगाया।
और सैंक्शन कहलाता है देन कि भाई अब यदि रशिया से कोई भी तेल खरीदेगा तो उस पर हमने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया है कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, मतलब कि तेल आयात और तेल निर्यात ही आपका बंद हो जाएगा। बात समझे, व्यापार ही नहीं करेगा कोई, तो आपकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसमें भी संबंधित देश की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, बट एक्चुअली में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटरनेशनली इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें से इंटरनेशनल में आप भी आ जाओगे, संबंधित देश भी आ जाएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बट यदि मान लीजिए किसी ने इंडिया पर सैंक्शन लगाया, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का ये प्रयास कर रहा है, बात समझे ना, तो सैंक्शन अलग है और टैरिफ अलग है। तो आपने ये सुना होगा, यहां पर आते हैं कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी समझी। ये स्ट्रेटजी समझने के कारण उन्होंने मल्टीपल टैरिफ मल्टीपल नेशन पर लगाए। इवन एक कंडीशन आ गई थी जब भारत पर 70% के आसपास टैरिफ पहुंच गया था, चाइना पर इसने 100% तक टैरिफ लगा दिया था। और इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हम आप पर इतना टैक्स लगा रहे हैं, आपका सामान यदि मान लीजिए यूएसए आता है तो वो पहले ही महंगा हो जाएगा। क्यों टैरिफ ही क्यों चुना, ये भी बात है। टैरिफ इसलिए चुना बिकॉज ऑफ कि इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनल मार्केट में मुंह उठाकर कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कल से अपना सामान लेने नहीं आना, वो किराना दुकान नहीं है। बात समझिए, यानी कि यदि मान लीजिए आपको संबंधित देश के साथ ट्रेड बंद करना है तो ट्रेड ऐसे बंद नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि हम यदि एक कंट्री के साथ आयात निर्यात ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद करते हैं तो उसकी जवाबदारी हमारी होती है कि भाई आपने ट्रेड बंद किया, आपने क्यों ट्रेड बंद किया, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसका आंसर आपके पास नहीं है, आपने बोला कि अरे यार इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था इसलिए हमने पाकिस्तान को नमक देना बंद कर दिया, या फिर पाकिस्तान का जल हमने रोक दिया, जल रोकना तो चलो ठीक है, हमने नमक देना बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ नमक का प्रोडक्शन तो हम ही करते हैं, तो बोलेंगे यार आप मानवता के अगेंस्ट जा रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन मिस्टेक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई आपकी। तो इसके लिए अब जो अदर नेशन है ना, जो अन्य नेशन है, अन्य जो देश हैं, हो सकता है कि ये हमसे व्यापार या तो सोच समझ कर करें या फिर हो सकता है बंद कर दें। कई ऐसे भी होंगे जो बढ़ा देंगे, बट कई ऐसे भी होंगे जो कि अपना व्यापार कम कर देंगे और इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आएगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए याद रखिएगा कि एक्चुअली में इंटरनेशनल मार्केट में अचानक से डिसीजन नहीं लिया जाता या फिर हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लिया जाता। हाँ, आप ट्रेड को महंगा कर सकते हो, और यही चुना किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई हम ट्रेड को करेंगे महंगा और इसके लिए हम लगाएंगे क्या? टैरिफ। और इसी जब ये मल्टीपल नेशन के साथ टैरिफ लगाया गया तो इसी को कहा गया क्या? टैरिफ वॉर। अब बात समझना समस्या क्या है। यहां तक समझ आया है कि टैरिफ क्या होता है। समस्या यह है कि एक्चुअली में जब आप पावर देखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर की जब आप बात करोगे, यानी कि शक्तियों के विभाजन की जब आप बात करते हो, तो यहां पर दो चीजें हैं। एक आती है कौन? तीन चीजें हैं इवन। एक आती है कार्यपालिका जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, एक आती है कौन? विधायिका जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव, और एक आती है कौन आती है? न्यायपालिका जिसको कहा जाता है जुडिशरी। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं? पक्का? एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कानून का क्रियान्वयन करना, यही काम है। और लेजिस्लेटिव का क्या है? कानून बनाना, लॉ मेकिंग का काम है। लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाना। और जुडिशरी का काम क्या है? वेरी गुड, यानी कि समीक्षा करना या व्याख्या करना। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे ना। याद रखो कि जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे यहां संसद है, वैसे ही जब यूएसए में आप जाओगे तो यूएसए में दो चीजें, ठीक है। यूएसए में इसको कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। हमारे यहां पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक आता है लोकसभा और एक आता है राज्यसभा। बात समझे? यहां पर आपके दो हिस्से हैं, एक आता है क्या? धीमे बात करो, धीमे बात करो। एक आता है क्या? एक आता है सीनेट, एक आता है सीनेट, और एक आता है क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बात समझिए? इसमें से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये उच्च सदन है और ये निम्न, ये उच्च है, ये निम्न है। समझ गए बात? सरकार कहां से बन के आती है? यहां से, ठीक है, यहां से निकल के आती है गवर्नमेंट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप निकल के आए हैं, हमारे यहां गवर्नमेंट कहां से निकल के आती है? यहां से। आपने एक लाइन पढ़ी है, क्या है ये लाइन? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल होती है। बात समझ आई? अब बात समझो कि असल में ये जो पूरा मामला है, यानी कि टैरिफ लगाया इन्होंने, जितने भी डिसीजन लिए कि सर
यहां से आने वाला जो सामान है उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। इवन इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अमेरिका में बनने वाला जो सामान है यदि ये बाहर जाता है, ठीक है, तो संबंधित देश पर टैरिफ नहीं लगाने की गुंजाइश है। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि चाइना के सामान पर जब आप टैरिफ लगाओगे तो चाइना का सामान आपने अपने यहां महंगा कर लिया, तो बदले में चाइना भी तो टैरिफ लगाएगा ना, जो कि लगाया। इंडिया के सामान पर टैरिफ लगाओगे तो बदले में इंडिया भी तो टैरिफ लगाएगा ना। तो इसके कारण अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई पूरे पूरे लोग बस अमेरिका ही सामान भेज रहे थे। अरे अमेरिकी कंपनीज भी तो कहीं ना कहीं सामान भेज रही थी ना। जब आपने उन पर टैक्स लगाया तो उनने आप पर टैक्स लगाया, और टैक्स लगाया तो आपका सामान भी महंगा हो गया। तो जहां आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता हूं, अरे वर्ल्ड इकोनॉमी भी तो आपको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। यहां की जो इंडस्ट्रीज है यहां का सामान महंगा हो गया। अब यहां की इंडस्ट्रीज का सामान महंगा होने के कारण इनका जो मार्केट है ये कमजोर हो गया, यानी कि इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इफेक्ट आया। बात समझिए कि सर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है जिसके कारण हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, और जिसके कारण हम अच्छे से अपना जो व्यापार है नहीं कर पा रहे हैं, हम उतने फायदे में ही नहीं है। समझ रहे हो बात। इसको लेकर कुछ कंपनी चली गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। और जब ये सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि सर ये जो टैरिफ लग रहा है ये तो गलत है, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। बस अंतर यह है यहां पर कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। बात समझे। बट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका विधायिका के प्रति तो जिम्मेदार होगी ना। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति प्रमुख है तो कार्यपालिका निरंकुश थोड़ी ना हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी तो विधायिका के प्रति बनेगी ना। और विधायिका के प्रति जिम्मेदारी क्या है इनकी, विधायिका के प्रति जिम्मेदारी यह है कि भाई आपने यदि मान लीजिए टैरिफ लगाया था तो पहले इसको कम से कम सीनेट और इसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दैट मींस कि ये जो कांग्रेस है इसकी एक्सेप्टेंसी, इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए थी। यानी कि जो कानून है ये कांग्रेस बना सकती है। कौन, संसद, हमारे यहां की संसद, वहां की कांग्रेस, ठीक है, वो बना सकती है। और राष्ट्रपति महोदय आपने क्या किया है, आपने अपनी कार्यपालिका में इसको पास कराया और इंप्लीमेंट कर दिया नेशन पर। बात समझे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अभी तक ये जो टैरिफ वॉर हम सब कुछ कर रहे थे, इसके लिए याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, इसने कहा है कि जितने भी डिसीजन आपने लिए थे, चूंकि वो सभी डिसीजन या फिर वो सभी डिसीजन जो भी आपने लिए हैं और कांग्रेस से वो पास नहीं हुए हैं, यानी कि संसद से पास नहीं हुए हैं, वो सभी रिजेक्ट हैं। बात समझिए, ये सभी रिजेक्ट है, यानी कि इनका कोई महत्व नहीं है, नल एंड वॉइड, स्ट्राइक इट डाउन है ये। बिकॉज ऑफ कि कानून बनता है तो सबसे पहले यहां से निकलता है, फिर ये जाता है पहले सदन में, फिर ये जाता है दूसरे सदन में, फिर इसको साइन करना होता है, फिर इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आप तो प्रेसिडेंट है ना, यानी कि आपकी तो एक्सेप्टेंसी हो ही गई है। बाकी ये दो हाउसेस की कहां है भाई, इनकी लाओ, यानी कि कांग्रेस पास करे जब इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, अदरवाइज इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आई। यह है मामला। तो इसको याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इसको रिजेक्ट कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे क्या होगा, तो आगे देखेंगे क्या होगा, आगे देखना है क्या होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कि मैं बार बार बता चुका हूं कि एक तो पॉलिटी में आप इसका यूज कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और साथ में जुडिशरी किस प्रकार फंक्शन करते हैं, और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का विभाजन है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर। बात समझ में आ रही है। हाँ पूछो क्या है। नहीं होते, पर कानून तो कांग्रेस ही बनाएगी ना। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, पर कानून आप थोड़े ना बैठ के बना दोगे, ठीक, कि गवर्नर के साइन नोट पर होते हैं, मतलब कि आप थोड़े ना साइन कर दोगे कि भाई मैं किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हूं। कानून तो वही बनाएगी ना। बात समझे, जिम्मेदार नहीं हो आप। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, पर यूएसए का सिस्टम अलग है, ठीक है, पर फिर भी कानून तो कांग्रेस ही बनाएगी। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस। हमारे यहां लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पूरी विधायिका है, और विधायिका में संसद आती है। बात समझ रहे, आ गए कैमरे में, ठीक है। बात समझे। तो जिम्मेदार नहीं है, यानी कि वो विधायिका से पूछेंगे नहीं, पर विधायिका पहले पास तो करे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि वो तो डायरेक्ट इलेक्टेड है ना, ठीक है। तो लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। ये तानाशाही नहीं है क्या। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। माइक बंद करूं यार, मेरी किस्मत खराब है।
ठीक है। ठीक, आदर्शवादी और यथार्थवादी में फर्क होता है। हमको क्या लेकर चलना है? आदर्शवादी। ठीक, क्या गलत, क्या गलत? यथार्थवादी लिख के नहीं आना ना, यथार्थवादी में फिर वो एग्जामिनर काट देता है। यथार्थवादी बस यथार्थवादिता में चलते हैं। जैसे यथार्थवादी क्या है? यथार्थ क्या है देखिएगा। हाँ, तीसरा टॉपिक क्या था यार हमारा? तीसरा टॉपिक क्या था? आरटीआई। आरटीआई, आरटीआई। ठीक, अब इसमें पेन कॉपी उठा लेना, कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा। कुछ फुल फॉर्म लिख लो ताकि आपको याद रहे। जैसे सबसे पहले तो आएगा डीपीडीपी, सबसे पहले आएगा डीपीडीपी, डीपीडीपी एक्ट। इसको लिखना डिजिटल पर्सनल डेटा
प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है ये, डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्टिकल नंबर 19 सॉरी 21 भी नहीं, राइट टू प्राइवेसी, हाँ 21 में ये आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। आगे आओ, इसका सेक्शन 7 क्या बोलता है ये लिख लो। इसका सेक्शन 7 है कि सरकार बिना अनुमति के हमारा निजी डेटा या फिर आपका निजी डेटा या निजी जानकारी नहीं ले सकती है। लिखिएगा, इसका सेक्शन 44 सब क्लॉज सी बोलता है, हाँ सब क्लॉज सी, कि कोई भी जानकारी जो निजता से संबंधित हो, कोई भी जानकारी जो निजता से संबंधित हो, पब्लिक नहीं की जाएगी या सार्वजनिक नहीं की जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। लिखिए, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, बोलूं? आर्टिकल आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे लिखिएगा। कोई भी निजी जानकारी सामान्यतः सार्वजनिक नहीं की जाएगी जब तक यह वृहद लोकहित में ना हो। वृहद लोकहित का मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक, बात समझे? ये 3 को याद कि अभी हाल फिलहाल में याद रखिएगा कि डीपीडीपी एक्ट ये 2023 आया है, और डीपीडीपी एक्ट 2023 का बस छोटी सी बात है। डीपीडीपी एक्ट 2023 का ये सेक्शन 7 है। सबसे पहले सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 ये बोलता है, क्या बोलता है कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। बात समझे? अब सेक्शन, अरे बोलो, यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ, गवर्नमेंट बिना अनुमति, गवर्नमेंट विदाउट परमिशन आपका जो डेटा है यूज नहीं कर सकती। यानी कि यदि उसको आपका डेटा यूज करना है तो इसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। विदाउट परमिशन डेटा यूज नहीं कर सकती। जो सेक्शन 44 सब क्लॉज सी है, ये क्या बोलता है? सेक्शन 44 सब क्लॉज सी क्या बोलता है? कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ये पब्लिक नहीं की जा सकती है। सीधा मना, साफ मना, ठीक है। इससे पहले था आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 क्या बोल रहा था हमसे? ये बोल रहा था कि भाई जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सार्वजनिक नहीं की जाएगी, पब्लिक नहीं की जा सकती। बट यदि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोकहित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो ये सार्वजनिक की जा सकती है। बट ये पब्लिक इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? ग्रुप, ये एक ग्रुप होना चाहिए। बात समझिए? और ग्रुप होना चाहिए का मतलब कि हमेशा यदि व्यक्तिगत और ग्रुप की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? ग्रुप। अब बात समझना कि असल में सरकार कुछ भी नीति निकालती है, कोई भी काम करती है, कोई भी काम, एक गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, और ये पॉलिसी में उसने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? लोक कल्याण का कार्य करेंगे। और लोक कल्याण का मतलब क्या है?
कि ऐसा मान लेते हैं कि जैसे उज्ज्वला योजना आई थी, उज्ज्वला योजना किस किस को पता है? आंटी को पता होगी। हाँ अच्छा, अकेला खाना बना के खाओ, इसीलिए बस ये लेडीजों के लिए आई थी, लड़कों को खाना बना के नहीं खिलाओगे। बना सकते हैं, मैं बना रहा हूं। जो पुलिस बल की लोगों का चेहरा डॉक्टर फोटो की वगैरह हाँ 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 जी, दोनों का। ठीक है, दूसरी बात है कि वो इसलिए भी खिंचाया जाता है बिकॉज ऑफ कि वो क्रिमिनल है। फोटो खिंचाने का मतलब चेहरा उनका ढका रहता है। हाँ हाँ, पब्लिक नहीं करते। ठीक, हाँ जी, ठीक है। और पब्लिक नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कि उसके कई और रीजन होते हैं, उसमें से एक ये रीजन है, और भी कई रीजन होते हैं। हाँ, ये एक्ट यही है। और ऑफेंस उनके खिलाफ ये अटेंड करे, उनको डराने धमकाने का प्रयास करे, या फिर उसको जब एक संबंधित व्यक्ति की रैंक मालूम चल जाती है या फिर कोई पहचान का व्यक्ति उसको दिखा तो उसका भी मिसयूज कर सकता है कि यार आपने उस समय हमारा साथ नहीं दिया, यानी कि निजी पर्पज से। और दूसरा ये है, ठीक है। खैर यहां पर आना, तो यदि मान लीजिए लोक कल्याण जैसे कि उज्ज्वला योजना सरकार ने निकाली थी, तो उज्ज्वला योजना में सरकार ने क्या किया था कि भाई हम गैस सिलेंडर बांटेंगे। अब आपको पता है कि भाई जब भी सरकार कोई योजना निकालती है तो उसमें घपलेबाजी तो होती है थोड़ी बहुत, तो इसके लिए क्या लाया गया था, आरटीआई, की भाई आप आरटीआई का यूज करो। आप गवर्नमेंट से डेटा मांग सकते हो कि सर उज्ज्वला योजना आपने निकाली थी, इतना इतना पैसा आपने बजट में उसके लिए क्या किया था, अलॉट किया था। अब आप हमें वो डेटा बताइए कि आपने कहां पर कितना पैसा यूज किया है, या आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। ठीक, यानी कि हमको जनरली आरटीआई के बारे में क्या पता है कि यूपीएससी में यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट या फिर क्वेश्चन गलत हो गया है तो आरटीआई के तहत आप उसको मांग लो। आप सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हो, किसके तहत, कि भाई सरकार हमारी है, हमने चुनी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ना, आप हमको बताइए कि हमारा पैसा कहां गया। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए लाया गया था आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का ये जो सेक्शन 8 है, ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि भाई साहब हम कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी नहीं देंगे किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई, ठीक है, जो देने पर निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हो। बट यदि एक ग्रुप के मांग पर है या फिर लोक हित में है तो ये जानकारी दे दी जाएगी। सो सिंपल इज दैट। ये हमने कहा कि ठीक है, गैस सिलेंडर देना मतलब कि ये लोक हित का काम, कि भाई हमारा पैसा कहां गया बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन्होंने लाया डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट में कहा सेक्शन 7 में कि गवर्नमेंट विदाउट परमिशन आपका जो डेटा है ये यूज नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात कि असल में कोई भी जानकारी क्या नहीं की जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसमें बोला गया है कि यदि पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो दी जा सकती है, इसमें बोला गया है कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। एक में बोल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो दी जा सकती है, एक में बोल रहा है कि कोई जानकारी, और कोई जानकारी नहीं दी जाएगी मतलब कि कल को यदि हम इसकी इंफॉर्मेशन मांगना चाहें और फिर सरकार ये बोल दे कि नहीं ये तो प्राइवेट यानी पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा कैसे, कि मैं तो यहां पर यही बताऊंगा ना कि किस क्षेत्र विशेष के लोगों को यहां पर सिलेंडर प्रदान किया गया है या फिर इस पॉलिसी का यूज किस क्षेत्र विशेष में किया गया है। तो ये प्राइवेसी की बात है। एक्चुअल में हमको पता है कि ये प्राइवेसी की बात नहीं है, बिकॉज ऑफ कि हम अपने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। सरकार कोई भी तर्क देकर इसको प्राइवेसी कंसर्न बना सकती है कि सर सिलेंडर लिया है, क्यों गरीब का मजाक उड़ाना है, ठीक, हम उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। ठीक, यदि कोई भी योजना निकाली तो सरकार को उसको प्राइवेसी का नाम दे ही सकती है ना। बात समझिए, मैं क्लास पढ़ाने नहीं आ रहा तो मैं तो उसको भी प्राइवेसी का नाम दे सकता हूं, क्लास पढ़ाने आया तो भी मैं उसको प्राइवेसी का नाम दे सकता हूं। प्राइवेसी तो कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, प्राइवेसी कुछ भी हो सकती है। प्राइवेसी कोई डिफाइन थोड़ी है कि प्राइवेसी बस ये शरीर तक सीमित थोड़ी है। प्राइवेसी तो मेरे विचार हो सकते हैं और मेरा विचार कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सर कल को सरकार इसी सेक्शन 44 सब क्लॉज सी का इस्तेमाल करेगी और उससे यदि कोई भी जानकारी मांगी गई तो वो बोलेगी कि इट्स माय, यानी कि ये पर्सनल डेटा है और पर्सनल डेटा को हम पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, पर्सनल डेटा को हम पब्लिक नहीं कर सकते। कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पब्लिक नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है कि विदाउट परमिशन आपको कोई भी ऐसा डेटा लगता है तो आप उसको पब्लिक कर लोगे। ठीक, यानी कि ऐसा डेटा जो मेरा है और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा पर्सनल है, यानी कि गवर्नमेंट आए और मुझे चेक कर ले
गवर्नमेंट आए विदाउट परमिशन मुझे चेक कर ली, बात समझ रहे हो। पर जब मैं चेक करना चाहूं तो आप 44 लगा दो मेरे ऊपर, समझ रहे हैं बात। कि पहली बात आरटीआई एक्ट में तो ये था कि भाई मैं कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार से मांग सकता हूं, सरकार को देनी होगी, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो देनी होगी, कोई दिक्कत, ये चला आ रहा था। डीपीडीपी एक्ट में कहा कि सरकार किसी का भी डेटा यूज कर सकती है, पर्सनल डेटा यूज कर सकती है विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी एक्सेप्टेंसी, मैं यूज कर सकता हूं। दूसरे में आपने बोल दिया कि भाई जो प्राइवेट डेटा है ये देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि हम प्राइवेट डेटा का यूज नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट मेरे को चेक कर सकती है, ये एक बात है। पर मैं जब गवर्नमेंट को चेक करने के लिए जाऊं तो उसके लिए आपने स्टैंड कर दिया है क्या, 44 सब क्लॉज सी स्टैंड कर दिया है कि नहीं, आप प्राइवेट डेटा मुझसे नहीं ले सकते, बात समझ आई, प्राइवेट इंफॉर्मेशन में आपको नहीं दे सकता, ये वाली बात है। और इसीलिए इन 3 आर्टिकल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट, बात समझिए। अब ये क्यों याद रखना है, बिकॉज ऑफ कि वो स्टूडेंट जो कि 2026 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं वो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ है, और आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के कारण ये चर्चा में है, इन दोनों का रिलेशन, और साथ में सेक्शन 8, सेक्शन 7 और सेक्शन 44 सब क्लॉज सी, ये 3 चर्चा के विषय है। जब डिसीजन आएगा तो इसके बारे में फिर आपको याद रखना होगा, बात समझ में आई, ठीक है। क्या है सेक्शन 44 सब क्लॉज सी, डीपीडीपी एक्ट, क्या है 44 सब क्लॉज सी, क्या निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बात समझिए, इतनी सी लाइन। सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 लोकहित में हो तो दी जा सकती है, पर यह आरटीआई एक्ट का है। और सेक्शन 7 क्या है कि गवर्नमेंट विदाउट एनी कंसेंट आपके पर्सनल डेटा का यूज कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, चेक, पर गवर्नमेंट को आप चेक करने जाओगे तो नहीं है, बात समझिए। इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन है, बात समझिए। पॉलिटी चल रही है तो पॉलिटी के बीच में कानून एक दूसरे को ओवरलैप कैसे कर जाते हैं ये समझ में आ रहा होगा, तो यहां पर आप ये बात समझ गए होंगे, बात समझिए। और इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है, जब आएगा तो ये 3 आर्टिकल याद रखना, बात समझिए। इसको मैं टेस्ट में पूछूंगा आप लोगों से, हाँ क्या, हाँ बिना अनुमति के जानकारी ले सकती है, विदाउट एनी कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है क्या, ले सकते हैं, सेक्शन 7 में के अंतर्गत ले सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिना कंसेंट के, आपके पर्सनल कंसेंट के ले सकती है, बात समझ में आई, यूज कर सकती है, ठीक है। ये 3 एडिटोरियल थे और यहां पर ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। रुको।